फ्रेंड्स, दोस्तों आज के हम इस वीडियो में समझेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी क्या होता है, विच प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज, कौन सी प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी जब नहीं था तब कौन सा एक्ट जो है वो कौन सा कानून है वो अप्लाई होता था, ट्रांसफ़र करने के कितने प्रकार होते हैं, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी अगर पीछे के जो केस है उसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता, ओनरशिप क्या होता है, स्कोप क्या है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के उसके बारे में समझेंगे। कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफ़र टू अनबोर्न चाइल्ड एंड ट्रांसफ़र का प्रॉपर्टी क्या एक ही कानून है क्या पूरे भारत में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए। आज हम इस सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट आपको मैं समझा दूंगा, जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन वेरियस फॉर्म्स सच एज सेल, गिफ्ट, mortgage, lease, exchange and actionable claim from one person to another person. All the above types of transfer have their own method and process, such as preparing document, registration, stamps, stamp duties, etc. ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप एक्सचेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। सेल मतलब क्या होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बेचा और आपने मुझे पैसे दिए, या तो उल्टा हो गया, आपने मुझे प्रॉपर्टी बेचा, मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है। मॉर्गेज कर सकते हो आप, मॉर्गेज मतलब जो गिरवे रखते हैं आप, ठीक है। लीज कर सकते हो आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट में दे सकते हो, और आप गिफ्ट जो है वो किसी को भी दे सकते हैं आप, ठीक है। आप अपने रिलेटिव को भी, आप अपने फैमिली मेम्बर को भी गिफ्ट दे सकते हैं, या तो गिफ्ट जो है वो आप किसी अजनबी को जो आपके साथ कोई उसका कनेक्शन नहीं है उसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं हर चीज़ का। अगर आप सेल करते हो तो सेल डीड बनाना पड़ता है, सेल डीड का एक अलग फॉर्मेट होता है, उसमें आपको पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। अगर आप गिफ्ट करते हो तो गिफ्ट डीड बनाना पड़ता है, उसमें अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अगर आप एक्सचेंज पे देते हो तो उसका अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम जो होता है उसका अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सारे अलग अलग मेथड्स है जिसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो 17 फरवरी 1882 को वो एनेक्ट हुआ था। अगर हम फोर्स की बात करें कि ये जो एक्ट है वो एनेक्ट होने के बाद एक्चुअली में उसको फोर्स कब मिला, फोर्स मतलब वो अप्लाई होना कब से स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट हुआ 1/1/1882 को। सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में दी है, और इस चैप्टर में कुल 8 चैप्टर है और 137 सेक्शंस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। काफ़ी छोटा एक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस भारत में जितनी भी प्रॉपर्टी, खास करके जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में अप्लाई होती है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 5 है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का। वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, मतलब मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेचता हूँ और आप उसके बदले मुझे पैसे देते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। ट्रांसफ़र मैं कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। सेल हो सकता है, तो सेल में आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको गिफ्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। गिफ्ट में क्या होता है, आपसे मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने आपको वीडियो में बताई। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है दोस्तों, प्रभाकर कमेटी अमृतसर वर्सेस श्री सोमनाथ दास, 2000 की साल का ये केस है। उसमें बोला था द पर्सन कैन इंक्लूड कंपनी, फर्म, एसोसिएशन एंड सोसाइटी बट नॉट अ पार्टनरशिप, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोगों को एक एक विश्वास है, जो मैं अंधविश्वास बोलूँगा, कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग पर्सन, मतलब मैं जिंदा आदमी हूँ, आप भी जिंदा हो, तो हम दोनों के बीच में ही ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ट्रांसफ़र जो है वो एक आदमी एक कंपनी को भी बेच सकता है। अभी मैं अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को भी बेच सकता हूँ, या तो कोई कंपनी मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है, ठीक है। अभी कंपनी कोई लिविंग पर्सन नहीं है, लेकिन कंपनी चलाने वाले तो लिविंग है ना, जैसे डायरेक्टर हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो मैनेजर होते हैं वो सारे हो गए, वो लोग लिविंग पर्सन है, तो वो लोग को भी इस एक्ट में माना जाता है। फर्म हो गया, एसोसिएशन है, सोसाइटी है,
जैसे आप बिल्डिंग वगैरह देखते हो, ठीक है। सोसाइटी ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको एक कॉमन नाम से जाना जाता है। अब ये कंपनी जो है वो सोसाइटी है, फर्म है, वो कोई जिंदा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्रॉपर्टी उनको बेच सकता हूँ और पैसे ले सकता हूँ, या तो वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं और मैं उसको पैसे दूंगा। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें लागू होती है। ऑन ऑन विच प्रॉपर्टी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है और स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। जैसे घर हो गया, खेत की ज़मीन हो गई, फ्लैट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कोई खाली प्लॉट है जहाँ पे जिसको आपको बेचना है किसी को, तो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को ही अप्लाई होगा, मूवेबल को अप्लाई नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ सेक्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के ऐसे हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी को भी अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग टिम्बर्स, क्रॉप्स एंड ग्रास, ठीक है। अब मैं बोलूँगा मेरे को ये ज़मीन बेचनी है, लेकिन उसमें जो टिम्बर होता है, घास होती है, और वो सारी जो क्रॉप्स होते हैं वो इमूवेबल में अप्लाई नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। However, Section 5 to 37 of Transfer Property Act will apply to both the properties, that is movable and immovable। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होती है, तो ये बात मेरी सच है। लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 5 to 37 विल अप्लाई टू बोथ द प्रॉपर्टीज, इमूवेबल एंड मूवेबल। इतना ध्यान में रखें दोस्तों, ये काफ़ी मैंने शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए। बिकॉज मूवेबल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विल बी एप्लीकेबल। ये दो एक्ट अलग अलग है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, घर हो गया, ज़मीन हो गई, फ्लैट हो गया। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी है जैसे बाइक हो गया और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप इस दुनिया में देखते हैं रोजिंदा जीवन में, उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विल अप्लाई। अब सबसे मेन बात है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जब नहीं था तो लोग कैसे करते थे, कौन सा एक्ट अप्लाई होता था, कौन सा कानून, कौन सा प्रोविजन अप्लाई होता था। तो इंग्लिश लॉ जो था वो अप्लाई होता था। एक ज़माना था जब हमारे भारत में अंग्रेजों का राज था, हालांकि आज है नहीं, लेकिन उस ज़माने में क्या भी क्या होता था, इंग्लिश लॉ भी अप्लाई होता था। और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जब नहीं था तब हिंदू अपने पर्सनल लॉ को यूज़ करते थे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करने के लिए, और जो मुस्लिम है वो अपने पर्सनल लॉज को इस्तेमाल करते थे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात आती है कि ट्रांसफ़र करने के कितने प्रकार होते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले बात, एक तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, दूसरा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या आता है, सेल हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया और एक्शनेबल क्लेम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इंसॉल्वेंसी, फॉरफीचर, एग्जीक्यूशन एंड विल, ये सारी चीज़ें जो है वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आती है। ये दोनों तरीके में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज है उसमें ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिए दोस्तों। बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज में क्या आता है, सेल हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया और एक्शनेबल क्लेम। सेल का जो चैप्टर है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन भी सारे दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहली बात मैं समझाऊँ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है। ट्रांसफर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोई केस चल रहा है, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी और उसमें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है इंसॉल्वेंसी। अगर कंपनी है, ठीक है, कंपनी बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के, मैं अपना इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसके एसेट है वो बेच दिए जाते हैं और जो पैसे है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ पे।
तो इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई ना, प्रॉपर्टी बेच दी और उसमें से पैसा मिला वो शेयर होल्डर को मिल गया, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था पैसा उसको मिल गया। तो यहाँ पे भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। फॉर फ्यूचर, अभी किसी आदमी ने क्राइम किया, अब कोर्ट ने बोला कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हम जमा कर लेंगे, तो ऐसे में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो हो गया, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। चौथा है एग्जीक्यूशन। अभी समझो मैंने आपके खिलाफ केस फाइल किया और मैं केस जीत गया और जज ने बोला कि आपको मुझे 5 लाख रुपया देने हैं, लेकिन आप जज का ऑर्डर मान नहीं रहे हो और मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई करूंगा। एग्जीक्यूशन क्या होता है, जो कोर्ट ने बोला था कि भाई 5 लाख रुपया आप मुझे दो, उस ऑर्डर को एक फोर्स मिलता है ताकि आप जो है वो मजबूर हो जाए मुझे पैसा देने में, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। और लास्ट आता है वील आता है, वील और इनहेरिटेंस। अभी कोई आदमी मरने से पहले जो वील बनाता है कि भाई मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी जो प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, फिर शेयर्स जो मैंने बैंक कंपनी के खरीदे हुए हैं, बैंक में कुछ एफडीज है और भी कैश अमाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, वो मेरे बच्चे को या किसी और पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वल शेयर में, या तो आधा शेयर इसको दो, आधा से आधा दूसरे को दे दो, बाकी मेरी जो बच्चियों है उसको दे दो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने ऑपरेशन ऑफ लॉ में बोली है उसमें ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ सेल, लीज, मोर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट उसमें ही अप्लाई होगा। वेदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रेट्रोस्पेक्टिव, आंसर है नो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जब अप्लाई हुआ और जब उसको फोर्स मिला, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। फोर्स कभी हुआ 1/7/1882, तो वहां से आगे की जितनी भी तारीख आएगी उस तारीखों में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। 1/7/1882 से पहले वो अप्लाई नहीं होगा। तो 1/7/1882 से जितने भी पहले ट्रांजैक्शन हो चुके हैं वो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई लागू नहीं होगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोविजन। दूसरा है व्हाट इज ओनरशिप। अब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि ओनरशिप के बारे में स्टूडेंट्स को। लोग समझते हैं कि ओनरशिप मतलब कि आदमी किसी घर में रह रहा है तो वो ओनर है, मालिक है उस घर का, ऐसा नहीं होता। ओनरशिप क्या होता है, एक तो पोजेशन होता है। पोजेशन मतलब आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर रह रहे हो, आपके हाथ में प्रॉपर्टी है और आपकी मर्जी के बिना कोई भी आदमी उसके अंदर ट्रेसपास नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पोजेशन। दूसरा है यूज। अब वो आदमी जो है वो प्रॉपर्टी में रह रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को यूज तो करेगा ना। यूज कैसे करेगा, वो प्रॉपर्टी पे बैठ के खाना खा सकता है, उस प्रॉपर्टी पे सो सकता है, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकता है, उस प्रॉपर्टी का जो एंजॉयमेंट है उसको वो फुलफिल कर सकता है। तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर। अब मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर करूं, ये मेरे पास हक है, इसको बोलते हैं ओनरशिप। अगर मैं ओनर नहीं हूं तो मैं ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट आता है राइट टू डिस्ट्रॉय। मैं मेरे प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करूं, मैं उसको तोड़ू फोड़ू या फेंक दूं, उसको कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं मालिक हूं, मैं ओनर हूं इसका, ठीक है। अब बात करते हैं रेंटल प्रॉपर्टी, जो भाड़े पे प्रॉपर्टी देते हैं ना। अभी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैंने आपको भाड़े पे दिया 5,000 पर मंथ, तो आपके पास पोजेशन है। पोजेशन मतलब आप मेरी भाड़े की प्रॉपर्टी पे रह सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, सामान ला सकते हो, टीवी देख सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन आप मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भाड़े पे रह रहे हो ना, आप ओनर नहीं हो। और आप मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आप ओनर नहीं है, आप सिर्फ भाड़े पे रह रहे हो, आपको मैं रहने दे रहा हूं इसलिए। अदरवाइज आप मेरी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके पास पोजेशन है और आप उसको यूज कर रहे हो बस। अगर आप ओनर होते तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे और उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर सकते किसी और के नाम पे, और उस प्रॉपर्टी बेच के आप पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप ओनर नहीं है। तो ये दोनों मतलब का आपको मीनिंग समझ गया होगा, ओनरशिप क्या होता है और रेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है। रेंटल प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप सिर्फ रह रहे हो, आप भाड़ा दे रहे हो, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच नहीं सकते, ना किसी को आप वो प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन ओनरशिप क्या होता है, पोजेशन हो गया, मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मैं उसमें रह रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ। तीसरा है उस प्रॉपर्टी को मैं ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी में मालिक हूँ, मैं किसी को बेचूँ या डिस्ट्रॉय करूँ कोई मुझे बोल नहीं सकते। इसको बोलते हैं ओनरशिप के एलिमेंट। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का जो एक्ट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट,
वो कहाँ अप्लाई होता है, किस इंसान के बीच में अप्लाई होता है। सबसे पहले तो लिविंग इंसान होने चाहिए। मैं आपको प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ क्योंकि मैं जिंदा आदमी हूँ, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी खरीद सकते हो मेरे से क्योंकि आप जिंदा आदमी हो। लेकिन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है कि पर्सन जो है वो कंपनी भी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकती है। मैं अपनी प्रॉपर्टी सोसाइटी को बेचूं या सोसाइटी मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचे तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का अप्लाई होता है। मैं अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को बेचूं या कंपनी मुझे उसकी कोई प्रॉपर्टी मेरे को बेचे, मैं उसको पैसा दे दूंगा प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, तो उसमें कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। फर्म हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जो है वो, हालांकि वो जिंदा नहीं है। अभी जैसे टाटा कंपनी है, टाटा के अंदर डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वो उस कंपनी को चलाते हैं, लेकिन जो डायरेक्टर है वो जिंदा तो है ना, वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, सबसे मेन बात, दूसरा पॉइंट है, पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए और वो मेजर होना चाहिए। उसकी एज जो है वो मेजोरिटी में होनी चाहिए और उसका जो माइंड है वो जजमेंट बनाने में सक्षम होना चाहिए। जजमेंट आदमी कैसे बनाता है, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर आदमी एबनॉर्मल है, उसने बेच दिया, तो वो कानून के हिसाब से नहीं होगा वो, क्योंकि वो इसमें अप्लाई नहीं होता। हाँ, अगर आदमी मेच्योर है, 18 से 21 के ऊपर है और उसको समझ रहा है कि भाई वो क्या कर रहा है, तब जाके प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो ये बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है, अदरवाइज आप कोर्ट कचहरी में फंस जाओगे। मैं वकील हूँ, मैं ऐसे केसेस हैंडल करता हूँ। अब सबसे मेन बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें कौन से पॉइंट है जो ट्रांसफर करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 2% होने चाहिए। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद को तो नहीं बेचूंगा, मेरे पास सामने कोई आदमी होना चाहिए ना, या वो आदमी वो जिंदा होना चाहिए, या तो कोई कंपनी होनी चाहिए, जैसे ऊपर मैंने बताया, फर्म होनी चाहिए, एसोसिएशन है, सोसाइटी है। हालांकि सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, उन सब ने मिल के कंपनी का नाम दिया, तो कंपनी के पीछे लोग हैं, तो दोनों जिंदा ही है। तो यहाँ पे वो लोग भी अप्लाई हो गए। मैं आपको बेच सकता हूँ, आप एक इंडिविजुअल इंसान है, या फिर मैं किसी कंपनी को भी बेच सकता हूँ, या तो उल्टा हो गया, कंपनी मेरे को बेच देगी प्रॉपर्टी, या तो आप मुझे बेच सकते हो। तो जो ट्रांसफर है वो 2% के बीच में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल होनी चाहिए। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अप्लाई होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होती है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या करने का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो अप्लाई होगा। लेकिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी के कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे सेक्शन 5 टू सेक्शन 37, जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों को अप्लाई हो गए। अब तीसरा पॉइंट है, ओनरशिप विल बी चेंज। अगर आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आप जिंदा आदमी है, मैं भी जिंदा हूँ, आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो ओनरशिप चेंज हो जाएगी। पहले आप मालिक थे, अब मैं मालिक बन जाऊंगा। चौथा है मनी एक्सचेंज। अगर आप मुझे प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो यहाँ पे पैसा जो है वो एक्सचेंज हो गया। हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ट्रांसफर जो है सेक्शन 7 में लिखा है, साउंड माइंड, जैसे मैंने ऊपर बताया, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए। इसको बोलते हैं ट्रांसफर जो है वो सफल हुआ। अब उसके नीचे एक पॉइंट है जो है वो ट्रांसफर टू अनबोर्न चाइल्ड। अब तक हमने क्या देखा है, ट्रांसफर जो है वो जिंदा आदमी, मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा है, हम लोग ने ट्रांसफर किया। मैं कंपनी को बेच रहा हूँ, कंपनी मेरे को बेच रही है, मैं फर्म को बेच रहा हूँ, फर्म मुझे बेच रही है, मैं सोसाइटी को बेच रहा हूँ, सोसाइटी मुझे बेच रही है। तो ये लोग जिंदा थे ना। हालांकि कंपनी जिंदा नहीं है, कंपनी के पीछे जो डायरेक्टर है वो जिंदा है, लेकिन यहाँ पे अनबोर्न चाइल्ड की बात हो रही है। अब ये कैसे होगा, हो सकता है डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। आप सेक्शन 13 पढ़िए, सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है, वी कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनबोर्न चाइल्ड। जो बच्चा इस दुनिया में है ही नहीं, जो पैदा नहीं हुआ है, उसको हम डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं ना। फर्स्ट वी विल हैव टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन हु इज लिविंग in this world, and after that the said property can be transferred only when the child is born। अगर मुझे एक अनबोर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी देनी है,
मैं सेल कर सकता हूँ, गिफ्ट कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि वो बच्चा जिंदा ही नहीं है, अभी वो पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी दूसरे आदमी को दे दूंगा प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी उस आदमी के पास तब तक रहेगी जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है, कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद वो प्रॉपर्टी जो उस बच्चे को शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि बच्चा अभी जिंदा है। क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मेन पर्पस ही वही है कि दोनों आदमी जिंदा होने चाहिए। अभी वो बच्चा जो है वो पैदा ही नहीं हुआ तो जिंदा है नहीं। मैं सिर्फ अपने जिंदा आदमी को दे सकता हूँ, वो फिर बच्चा बोर्न होने के बाद उसको वो सेंड कर देगा प्रॉपर्टी। वे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ओनली लॉ फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द आंसर इज नो। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक अप्लाई होता है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी हो गया, अपना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी ले लो आप, तो उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। इतना ध्यान में रखिए आप। अब इस लेक्चर में मैं आपको फिर से पूरा समरी बता देता हूँ। ट्रांसफर करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सेल हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक्सचेंज हो गया। दूसरा है, ये एनेक्ट कभी हुआ था 17/2/1882। फोर्स कब हुआ था 1/7/1882। उसमें 8 चैप्टर है और 137 सेक्शंस है। बहुत छोटा एक्ट है दोस्तों, और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से फेल भी होते हैं। तो मैंने काफ़ी क्रिस्प वीडियो बनाया है ताकि आपको मैं नोट्स के साथ समझा सकूँ कि इसमें क्या होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लिविंग पर्सन को होनी चाहिए, लेकिन वो लिविंग पर्सन जो है वो कंपनी भी हो सकती है। कंपनी के अंदर डायरेक्टर जो जिंदा है ना, फर्म हो सकती है। पर जैसे पार्टनर, अब ये फर्म है, हम दोनों ने फर्म बनाई, हाँ हमें जिंदा हूँ, आप जिंदा है। तीसरा है एसोसिएशन, और चौथा है सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं। अभी जैसे एबीसी सोसाइटी, सोसाइटी का जो नाम है वो जिंदा नहीं है, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, जिन्होंने सोसाइटी को फॉर्म किया, वो लोग तो जिंदा है ना। तो ये जो केस लो है वो ध्यान में रखिए। प्रभाकर कमेटी अमृतसर वर्सेस श्री सोमनाथ दास 2000 की साल का केस है। तीसरा है, सिर्फ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होगा, मूवेबल को नहीं। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे सेक्शन 5 to सेक्शन 37 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों को अप्लाई होता है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जब नहीं आया था उसके पहले कौन सा लॉ अप्लाई होता था, तो मैं बोलूंगा इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा। अब ट्रांसफर करने के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज में सेल हो गया, लीज हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक्सचेंज हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया। बाय ऑपरेशन ऑफ पार्टी में जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या तो कंपनी ने इंसॉल्वेंसी फाइल कर दिया कि भाई मैं बैंकरप्ट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और कंपनी को बंद करना है, तो मैं इंसॉल्वेंसी कर रहा हूँ। फॉरफीचर हो गया, किसी पर्सन को पनिशमेंट दे रही है कोर्ट, तो उसके प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी ताकि उसको सबक मिले और वो आगे जाके अच्छे काम करने में मजबूर हो। चौथा है एग्जीक्यूशन। अब मैंने आपके ऊपर केस फाइल किया, जैसे मैंने आपको 5 लाख वाला एग्जांपल दिया था, आप मुझे पैसे दे नहीं रहे, कोर्ट ने बोला फिर भी, तो मैं एग्जीक्यूशन फाइल करूंगा। अब चौथा है विल। विल तो सबको मालूम है, आदमी मर गया या तो मरने से पहले जो विल बनाता है उसको मरने के बाद उस विल को अप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं सेल, लीज और मॉर्गेज एक्सचेंज की, गिफ्ट की, तो मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है नोट्स के साथ, तो आप उस वीडियो को रिफ़र कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ताकि आपको ईजी पड़े। ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ फ्यूचर में अप्लाई होता है, पास्ट में नहीं होता। ओनरशिप क्या है? पोजेशन, यूज, ट्रांसफर एंड डिस्ट्रॉय, ये सारे राइट आपके पास है अगर आप मालिक है तो। लेकिन अगर आप भाड़े की प्रॉपर्टी में रहते हो तो आप पोजेशन में हो, आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो, मतलब पोजेशन है आपके पास, आप उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको भाड़े पे प्रॉपर्टी दिया, आपने मुझे भाड़ा दिया, आप मेरी प्रॉपर्टी पे रह रहे हो मतलब उसको यूज़ कर रहे हो। आप उस पर सो सकते हो, खाना खा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ मतलब कभी बाहर जा सकते हो, अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन आप मेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे और उसको किसी को सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ओनर नहीं है। तो ये ओनरशिप और रेंटल प्रॉपर्टी में फ़र्क हो गया। चौथा है स्कोप ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। ये लिविंग पर्सन को अप्लाई होता है और साउंड माइंड और मेजर पर्सन को ही अप्लाई होगा। हम दोनों लिविंग है और कंपनी भी एक टेक्निकली एक लीगल पर्सन है, हालांकि वो लिविंग बोली जा सकती है, हालांकि कंपनी जिंदा नहीं है क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर जिंदा होते हैं, सोसाइटी है, फॉर्म है, एक्सेट्रा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफ़र, दो पर्सन है, मैं और आप, या तो मैं और कंपनी, या मैं और फर्म, या मैं और एसोसिएशन सोसाइटी। प्रॉपर्टी है वो भी इमूवेबल, ओनरशिप विल बी चेंज, वो मुझे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मैं मालिक बन जाऊंगा। मनी एक्सचेंज, वो मुझे प्रॉपर्टी बेचे, मैं उसको पैसा दूँ, तो ये बोलते हैं ओनरशिप एक्सचेंज। हु कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, साउंड माइंड का होना चाहिए और मेजर होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ट्रांसफर टू अनबोर्न चाइल्ड, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको वाया वाया जाना पड़ेगा, किसी जिंदा आदमी को पहले पकड़ना पड़ेगा, उसके नाम पे प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। अब जब वो बच्चा पैदा होगा इस दुनिया में, जब उसका एग्जिस्टेंस होगा, वो जब वो जिंदा हो जाएगा, तब जाके उसको ट्रांसफर की जाती है। अदरवाइज डायरेक्टली आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मेन मतलब ही वही है कि आप जिंदा पर्सन होने चाहिए। वेदर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज ओनली लॉ टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, नो। ट्रांसफर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई होता है, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी दोस्तों इन शॉर्ट में। अगर कोई कमेंट करने के बताना कि कौन सी इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे धन्यवाद करना कमेंट में। शुक्रिया।